हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। राइट, मॉडर्न हिस्ट्री में हम देख चुके हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने ऑल ओवर द इंडिया जो है अलग अलग टेरिटरीज को गेन किया है। एंड आफ्टर दैट जो है लास्ट वीडियोस में जो है हमने ये भी बात की थी कि जो दिल्ली है, राइट, जो ओल्ड दिल्ली है उसकी क्या सिचुएशन रहती है। लाइक जो शाहजहानाबाद है उसका कंपैरिजन हमने जो है न्यू दिल्ली के साथ किया था कि इस तरह से जो है न्यू दिल्ली की जो है फॉर्मेशन होती है बाय द ब्रिटिशर्स। राइट, ब्रिटिशर्स जो है वो इन्हें किस तरह से बनाते हैं एंड इवन जो है अब शाहजहानाबाद की सिचुएशन क्या रहती है वहां पे। राइट, एंड ये कंपैरिजन हमने यहाँ पे देखा था इन दोनों के बीच में। एंड धीरे धीरे अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो न्यू दिल्ली को जो है अपनी कैपिटल बना लेते हैं। क्यों यहाँ पे न्यू दिल्ली को वो अपनी कैपिटल बनाते हैं? क्योंकि पहले तो कैपिटल इनकी कैलकाटा हुआ करती थी। तो कैलकाटा से जो है वो न्यू दिल्ली की तरफ जो क्यों शिफ्ट करते हैं, इन सब के बारे में हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया था। नाउ आज हम यहाँ पे कुछ नया टॉपिक जो है वो देखेंगे, दैट इज द इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। कि अब जो है ब्रिटिशर्स के समय में, राइट, अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें उनके समय में जो इंडियन टेक्सटाइल है, राइट, वो जो है उसकी क्या सिचुएशन थी, एंड वर्ल्ड मार्केट में जो है इसकी क्या सिचुएशन रहती है, इन सब के बारे में हम जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स हो गए या फिर फैक्ट्री ओनर्स हो गए, ये हमारे अब यहाँ पे कुछ आने वाली वीडियोस में जो है मेन टॉपिक रहेंगे। इनकी क्या सिचुएशन रहती है। तो ये जो है अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्राफ्ट्स एंड जो इंडस्ट्रीज है इंडिया की, राइट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, राइट, इसका जो है क्या यहाँ पे स्टोरी थी, क्या सिचुएशन रहती है। तो मेनली हम जो है दो चीजों के ऊपर, दो इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज द टेक्सटाइल्स, सेकंड है आयरन एंड स्टील। राइट, इन दो इंडस्ट्रीज के ऊपर हम जो है यहाँ पे मेन फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों ही इंडस्ट्रीज हैं ये क्रूशियल थी अगर किसी भी कंट्री में, अगर मॉडर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आना है तो। ओके, सो मर्चेंडाइज प्रोडक्शन जो था यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल्स का, इसकी वजह से जो ब्रिटेन है वो 19th सेंचुरी में एक फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन बन जाता है कॉटन टेक्सटाइल की प्रोडक्शन की वजह से ही। ओके, एंड जब इसकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर देती है 1850s में, तो जो ब्रिटेन है वो क्या बन जाता है, वो वर्ल्ड की एक वर्कशॉप बन जाता है। कॉटन टेक्सटाइल जो है वो तो फेमस था, उसकी वजह से जो है ये इंडस्ट्रियल नेशन था, ये काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वहां पे बनती हैं। बट जब इंडस्ट्रियल यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर देती है 1850s में, तो ब्रिटेन में जो है और भी ज्यादा जो फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज है वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि उस समय का जो ब्रिटेन था इट इज नोन एज अ वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था ब्रिटेन का, इसका जो है एक क्लोज कनेक्शन है। किसके साथ क्लोज कनेक्शन है? इंडिया के कॉन्केस्ट के साथ। राइट, इंडिया को कॉन्केस्ट किया इन्होंने, इंडिया को कॉलोनाइज किया, इसके साथ जो है ब्रिटेन की इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक क्लोज कनेक्शन है। आइए देखते हैं कि किस तरह से ये क्लोज कनेक्शन है। आपने जो हमारा मॉडर्न इंडिया का चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8 का, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका जो इंटरेस्ट था व्यापार में, राइट, उसकी वजह से जो है वो टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेती है। व्यापार में इंटरेस्ट की वजह से जो है वो हमारे इंडिया की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करती है। एंड ओवर द डिकेड्स किस तरह से जो व्यापार का पैटर्न है वो चेंज होता है। पहले क्या पैटर्न हुआ करता था इनके व्यापार का, ये जो है जस्ट हमारे इंडिया से चीजों को खरीदा करते थे सस्ते रेट के ऊपर, एंड उसे जो है वो इंग्लैंड एंड यूरोप में जाके जो है एक्सपोर्ट किया करते थे, एंड वहां पे इसे जो है महंगे रेट पे बेचा करते थे। तो इस तरह से जो है ये सेल के थ्रू प्रॉफिट कमाया करते थे। तो ये इनका पैटर्न हुआ करता था जब ये जो हमारे भारत में आए थे। तो अब क्या होता है, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ होती है तो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो एक तरह से इंडिया को एक वास्ट मार्केट के तौर पे जो है देखना स्टार्ट कर देते हैं अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए ओवर द टाइम। तो अब ये फील करते हैं कि यहाँ से जो है चीजें खरीदने की बजाय यहाँ पे जो है खुद आके हम राज करें, यहाँ पे आके जो है चीजों को खुद यहाँ पे प्रोडक्शन करें एंड उन चीजों को जो है बाहर जाके बेचें। ओके, तो क्या था यहाँ पे, ओवर टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो थी फ्रॉम द ब्रिटेन बिगिन फ्लडिंग इंडिया। जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थी वहां की ब्रिटेन की, वो जो है अब हमारे भारत में आनी जो है स्टार्ट हो जाती है। तो इंडिया का जो एक इंडस्ट्री है वो अब डाउन जा रही थी। ओके,
तो ये अब उल्टा हो जाता है पैटर्न, राइट। हमारे इंडिया को, हमारी टेरिटरी को जो है ये कंट्रोल में कर लेते हैं एंड यहाँ पे आके खुद जो है ये एक तरह से वो बोलती है कि ये ब्रिटेन से मंगवाई हुई चीजें हैं, तो ब्रिटेन से जो है इवन जो मंगवाते भी थे चीजें एंड हमारे इंडिया में आके इसे जो है वो महंगे रेट पे ऊपर बेचा करते थे। इन्होंने ब्रिटेन में इंडस्ट्री जो है वो स्थापित कर ली थी। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो रही थी। ये जो एक तरह से ट्रेड का जो पैटर्न चेंज होता है, इसकी वजह से जो है हमारे इंडिया के जो क्राफ्ट है या फिर जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरह से अफेक्ट होती है, इन सब चीजों के बारे में हम जो है आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, सो इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। सबसे पहले हम टेक्सटाइल प्रोडक्शन के ऊपर देखेंगे कि इसकी क्या सिचुएशन रहती है ब्रिटिशर्स के अंडर। तो अराउंड 1750 जब बंगाल को भी कंकर नहीं किया था ब्रिटिशर्स ने, इंडिया जो है वो एक तरह से वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। इंडिया जो है एक तरह से वाज बाय फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ये जो है एक तरह से अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं बना था, काफी दूर था कॉटन टेक्सटाइल में। तो इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रिनोड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्सक्यूजाइट क्राफ्टमैनशिप। तो इंडिया के जो टेक्सटाइल था वो हाउएवर जो है काफी फाइन क्वालिटी का था, इसकी जो क्राफ्टमैनशिप थी वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट थी, राइट, काफी ज्यादा यूनिक थी। एंड साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट में, सेंट्रल एशिया में जो है इसका काफी ज्यादा व्यापार हुआ करता था। तो क्या था यहाँ पे, फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो है वो इंडियन टेक्सटाइल्स को खरीदना स्टार्ट कर देती हैं जस्ट फॉर द सेल इन द यूरोप, की वो जो है सेल कर सके यूरोप में जाके। तो ये जो मेमोरीज थी कि किस तरह से उस समय में अभी फ्लरिश हो रहा था ट्रेड, एंड जो इंडियन वीवर्स जो है, the craftsmanship of Indian weaver is preserved in many words still current in English and other languages। तो ये जो है इसकी मेमोरीज अभी भी जो है संजो के रखी हुई हैं। कई सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें जो है इंडियन वीवर्स की क्राफ्टमैनशिप के बारे में जो लिखा हुआ है, उनको जो है उन्होंने अच्छे से बताया हुआ कि किस तरह से क्या लेवल था उस समय में इंडिया की क्राफ्टमैनशिप का, एंड उस समय में जो ट्रेड है वो किस तरह से फ्लरिश हो रहा था। ये सारी चीजें जो है कुछ इंग्लिश लोग हैं या फिर कुछ और राइटर्स हैं, उन्होंने जो है इसे लिखा हुआ है, उसे जो है प्रिजर्व करके रखा गया है। एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस। तो ये जो है एक तरह से अगर कोई पर्सन उसे पढ़ना चाहता है तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी, एंड ये हमें जो है क्या बताते हैं ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी। ओके, तो अभी हम यहाँ पे आने वाली वीडियोस में इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि उसकी क्या सिचुएशन होती है ब्रिटिशर्स के अंडर। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हैव